नमस्कार। आज हम राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा ध्यान केंद्रित है वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राचीन जनजाति पर। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ बसी हुई है। स्रोत बताते हैं कि इनका गढ़ उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही, हाँ, भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके भी। अच्छा ये वाले क्षेत्र, और जैसा हमने कहा ये यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे माने जाते हैं। हाँ, और इनका जिक्र इतिहास की किताबों में भी खूब मिलता है। जैसे कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास पर बहुत काम किया, उन्होंने भीलों के लिए वन पुत्र शब्द का इस्तेमाल किया था। वन पुत्र? हाँ, जो प्रकृति के साथ उनके गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाता है। ये सिर्फ जंगल अब कंपनी का है, आपको तुरंत ये इलाका खाली करना होगा। लेकिन कर्नल, हम पीढ़ियों से यहीं रहते हैं, ये हमारा घर है। एक और लेखक हैं रोने, उन्होंने अपनी किताब वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में इनका निवास मारवाड़ के इलाकों में भी बताया था। अच्छा, मारवाड़ में भी? जी। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में नहीं थे, बल्कि काफी बड़े भूभाग में फैले हुए थे। क्या भीलों के अंदर भी अलग-अलग समूह? इससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक सीमित क्षेत्र में नहीं थे, बल्कि काफी बड़े भूभाग में फैले हुए थे। क्या भीलों के अंदर भी अलग-अलग समूह या कोई खास पहचान है? जानकारी के अनुसार एक उंडारी पंथ का जिक्र मिलता है, जो खासतौर पर जैसमंद झील के आसपास के भीलों में प्रचलित है। हाँ, उंडारी पंथ। और एक और वर्गीकरण कपड़ों के आधार पर किया गया है, लंगोटिया भील और पोतिया भील। ये थोड़ा रोचक लगा। हाँ, ये वर्गीकरण शायद उनकी जीवन शैली या भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर से जुड़ा हो सकता है। जैसे लंगोटिया भील नाम से अंदाजा लगता है कि वे पारंपरिक रूप से कम वस्त्र पहनते होंगे, शायद ज्यादा जंगली या भीतरी इलाकों में रहने वाले। हाँ, हो सकता है। वहीं पोतिया भील, जो सिर पर पोतिया यानी पगड़ी या साफा पहनते हैं, शायद मैदानी इलाकों के या भारी दुनिया से ज्यादा संपर्क में रहने वाले हों। अच्छा, तो ये उनकी स्थानीय पहचान और परंपरा का हिस्सा हुआ। बिल्कुल। इनकी कुछ परंपराएं तो सच में ध्यान खींचती हैं, जैसे फायरे फायरे। ये उनका रणघोष बताया गया, मतलब जब कोई खतरा हो या किसी खास मौके पर सबको इकट्ठा करना हो। हाँ, तो इस आवाज का इस्तेमाल होता है, एक तरह का सामुदायिक अलार्म या बुलावा कह सकते हैं। विवाह से जुड़ी एक प्रथा का भी उल्लेख है, कन्या का मूल्य देना, यानी वर पक्ष वधु पक्ष को कुछ भेंट या मूल्य देता है। जी, ये प्रथा कई अन्य आदिवासी और पारंपरिक समाजों में भी देखने को मिलती है। इसे दापा भी कहते हैं कई जगह। अच्छा, दापा। और एक नृत्य का नाम बड़ा अनोखा है, हाथी मना नृत्य। इसके बारे में जो बताया गया है वो सुनने में ही बड़ा दिलचस्प है कि विवाह के मौके पर भील पुरुष जमीन पर घुटने टेक कर हाथ में तलवार घुमाते हुए ये नृत्य करते हैं। हाँ, सोचिए जरा कैसा माहौल बनता होगा। अब जरा उनके रहने सहने के इंतजाम पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि उनके घरों को कू या टापरा कहा जाता है। जी हाँ, कू या टापरा। ये शायद स्थानीय चीजों जैसे घास फूस, मिट्टी, लकड़ी से बने साधारण लेकिन टिकाऊ घर होते होंगे। और घर के बाहर जो बरामदा होता है उसे ढालिया कहते हैं। हाँ, ढालिया। ये शायद दिन में बैठने, गपशप करने या मेहमानों के लिए होता होगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। और जिस तरह उनकी बस्तियां बसी होती हैं, उसमें भी एक व्यवस्था दिखती है। कई झोपड़ियों का समूह पाल कहलाता है और हर पाल का एक मुखिया होता है, पालवी। जी, पाल और पालवी। छोटे गांव को फला कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पूरी भील बस्ती को भी पाल ही कहा जाता है। हाँ। और इन सभी पालों का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। बिल्कुल, गमेती। तो ये एक तरह का सामाजिक ढांचा है जिसमें पालवी से लेकर अलग अलग स्तर हैं। सही। हाँ, ये बसावट का तरीका बताता है कि ये बिखरे हुए घर नहीं,